होता क्या है? तो अभी इसके बारे में तो आप लोगों ने बायो वाले स्टूडेंट हो गए तो उनको पता है। कुछ बायो वाले स्टूडेंट है इस बैच में? साक्षी होगी शायद बायो वाले, या हो सकते अतर भी है। अच्छा, अथर्व भी बायो वाला है, वेरी गुड। अच्छा, गायत्री भी है बायो वाली। मुझे लड़कियां ज्यादा लगी कि बायो वाली होगी करके। तो चल, बायो वाले लोग हैं उनको तो अच्छा लगेगा ये चैप्टर, बायो मॉलिक्यूल्स। अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। अभी बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, ऑल दीज आर बायो मॉलिक्यूल्स। बट बायो मॉलिक्यूल्स होते क्या है? तो बायो मॉलिक्यूल्स अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये किसका पार्ट है? बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। साहिल ने पहले बता दिया कि भाई ये बायोकेमिस्ट्री वाला है। तो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हमें इसमें पढ़ना है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ, बायोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ what goes on within the लिविंग सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी अलग अलग प्रोसेस हो रही है, ये किसमें पढ़ते हैं हम? ये डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ व्हाट गोज ऑन विद इन द लिविंग सिस्टम। तो एज अ टाइटल सजेस्ट, इट will involve molecule important for a biological process। तो ये टाइटल ही हमें बता रहा है, बायोमोलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री हमें बता रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स जो है वो हमारे बॉडी के लिए, एक लिविंग सिस्टम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कार्बोहाइड्रेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। कौन बता रहा है? ये बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। अभी हमें यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है। तो बायोकेमिस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। बायोकेमिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइड की है? अभी दो पार्ट्स में। एक होता है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन इज बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड सेकेंड जो केमिस्ट्री होगी दैट इज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड जो होती है दैट इज कॉल्ड एज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? बायो ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बायो ऑर्गेनिक में है, जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर रहेगा। किसके ऊपर फोकस है हमारा? मॉलिक्यूल्स के ऊपर। और कितने टाइप्स के, देखो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है? जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है हमारे लिए, वो मॉलिक्यूल्स है पहला कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट मॉलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड्स में, जेई में और नीट में। सेकेंड इज प्रोटीन, इस पे भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड थर्ड वन इज न्यूक्लिक एसिड। थर्ड वन इज न्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए है, डीएनए है, सब इसी में पढ़ना है। जो आरएनए डीएनए है सब इसी में पढ़ना है हमें। सेकेंड जो बायो मॉलिक्यूल्स है अदर देन दिस, मींस कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के, प्रोटीन को छोड़ के, न्यूक्लिक एसिड को छोड़ के, जो भी हमें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है वो है लिपिड्स होगा, यहाँ पे विटामिन है, हार्मोन्स है। पहला क्या पढ़ना है? लिपिड्स के बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना है हार्मोन्स के बारे में। देन आपको पढ़ना है विटामिन के बारे में। तो ये अदर है। देखो इंपॉर्टेंट सब है हमारे बॉडी में, या हम लेते हैं सब इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट है, लिपिड्स भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड।
Other than this, lipid, hormones and vitamins is also important. Is also important. तो ये सब क्या है? एक मॉलिक्यूल से, क्यों से मॉलिक्यूल से? बायो ऑर्गेनिक है। हमें इस चैप्टर में बायो इनऑर्गेनिक के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है बायो ऑर्गेनिक के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करना है? बायो ऑर्गेनिक के बारे में। चलो नोट कर लो पहले ये इंट्रोडक्शनरी पार्ट। ये पार्ट कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट इंट्रोडक्शनरी पार्ट रहेगा ये। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। डन? चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। लिखिए सबने। देखो चीजें बिल्कुल ध्यान दे के थोड़ा सा समझ लो, तो यही के यही हो जाएगा, अलग से कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। गिव द हेडिंग carbohydrates. अभी name itself indicate that is a carbon, a hydrate of carbon. पहले समझ लो, उसके बाद मैं वन बाय वन नोट्स लिख के दे रही। कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन। नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। मतलब कार्बन और यहाँ पे हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर कार्बन X हो गया तो ये क्या है? ये। मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CxH2OY। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CxH2OY, दैट इज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन। अभी ये आया कहां से होगा? ये फॉर्मूला आया कहां से? नाम तो बता ही रहा है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। अभी एग्जांपल लो, शुगर जो आप घर में खाते रहते हो, ठीक है, मीठा सा शुगर। क्या फॉर्मूला है शुगर का? C12H22O11। अगर मैंने शुगर को इस फॉर्मूला में लिखने की कोशिश की तो देखो क्या होगा। ये फॉर्मूला में लिखूंगी, यहाँ पे C12H2O बाय कितना हो जाएगा? 11। क्या फॉर्मूला आ रहा है? हाँ आ रहा है। शुगर का फॉर्मूला, शुगर जो कि कार्बोहाइड्रेट है, इसका फॉर्मूला इस फॉर्म में आ रहा है। सेकेंड देखो, ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 हो गया। इसको कैसे लिखोगे? C6, यहाँ पे H2O और यहाँ पे होगा बाय 6। ये भी फॉर्मूला बैठ रहा है। मतलब अगर हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा, हमने अगर सुक्रोज शुगर का फॉर्मूला लिखा, सुक्रोज का फॉर्मूला लिखा, तो ये फॉर्मूला इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। कौन सी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? दैट इज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन वाली डेफिनेशन को ये फॉलो कर रहा है। कौन सी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन वाली डेफिनेशन को ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड कर रहा है। बट ऐसे फॉर्मूले हैं जैसे एसिटिक एसिड, समझो एसिटिक एसिड। क्या फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का? शायद आप लोग को अभी तो पता होगा। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। क्या फॉर्मूला है? CH3COOH। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। यहाँ पे कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 हो गए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है हाइड्रेट ऑफ कार्बन को। मतलब एसिटिक एसिड फॉर्मूला, ये जो डेफिनेशन है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इसको फॉलो कर रहा है। बट क्या एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है? नहीं, एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। स्टिल ये फॉर्मूला तब भी सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन उसके अपोजिट ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट है, इसके अपोजिट ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट है कि जो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। इस फॉर्मूला को वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। तो चलो क्लियर हुआ है? दैट इज अ क्लासिकल डेफिनेशन। इसको हम कहते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलो कुछ पॉइंट में लिख के देती हूँ, रैप कर दूं। हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये क्या है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन।
atom. First is classical definition. Classical definition. Old definition, we can say also that old definition. These are the hydrate of carbon. These are the hydrate of carbon. पुरानी डेफिनेशन क्या थी? These are the hydrate of carbon. General formula is written as CxH2OY. क्या लिखा फॉर्मूला मैंने? CxH2OY. Next point. The structure that are known to satisfy this formula are एग्जाम्पल लिखो. क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने? याद आ रहा है? ग्लूकोज, या तो हो गया फ्रुक्टोज. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6. तो क्या फॉर्मूला रहेगा? C6H12O6. और इस फॉर्म में लिख के देखो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? C6H2O/6. या तो मैं फॉर्मूला लिखूं सुक्रोज. सुक्रोज क्या होता है बेटा? केन शुगर. फॉर्मूला क्या है? C12H22O11 और C12H2O/11. ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रॉपरली नोट्स बनाओ. उसके बाद मुझे भी आप नोट्स बोलोगे तो मेरे पास भी नहीं रहेंगे प्रॉपर. अभी लिख के दे रही हूं तो प्रॉपरली मेंटेन करो. तो दीज आर दी हाइड्रेट ऑफ कार्बन. जनरल फॉर्मूला क्या है? ये क्लासिकल डेफिनेशन है, मतलब ये पुरानी डेफिनेशन चल रही है हमारी. डन? रफ कर दूं? चलो फास्ट. ऊपर का रिपीट कर दो. ये थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ जगह. ओके, चलो उसी में कंटिन्यू करना. नेक्स्ट पॉइंट में आपको पॉइंट देना तो पॉइंट दे सकते हो. लिखो. वे through want to represent, क्योंकि मैं डिटेक्ट करूंगी तो आप 10 बार पूछोगे, तो इसलिए अच्छा मैं लिख के देती हूँ. रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट as a hydrate of carbon, as hydrates of carbon that is not the right thing to do, as there are many molecules that follow similar criteria but are
not consider मैम कार्बो। थोड़ा सा लेफ्ट बोलो ना कैमरा। लेफ्ट करना है, ओके 1 मिनट, ठीक है। अभी अब क्लियर है? यस मैम। ओके नीचे रख कर रही हूँ। कौन सा एग्जाम्पल है कि जो ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है? दैट इज द फॉर्मूला इज एसिटिक एसिड। एग्जाम्पल इज acetic acid. The formula of acetic acid is CH3COOH, and the formula that is a C2H2O by 2. Acetic acid follow the formula of carbohydrate, but acetic acid is not a carbohydrate. अभी आप बोलोगे क्यों नहीं है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कार्बोहाइड्रेट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो एसिड फॉलो नहीं करता है, वो एसिड फॉलो नहीं कर रहा है। तो एसिटिक एसिड फॉलो द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज अ क्लासिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। अभी यहां पे मैंने कहा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट है, कुछ कार्बोहाइड्रेट है कि वो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन स्टिल इस फॉर्मूला को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलो नेक्स्ट लिखो। एंड यही से कंटिन्यू करती हूँ। एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपाउंड, देयर आर लॉट ऑफ कंपाउंड, ऐसे बहुत से कंपाउंड है, देयर आर लॉट ऑफ कंपाउंड दैट डोंट सेटिस्फाई, that don't satisfy the formula, don't satisfy the formula but are carbohydrate, but are carbohydrate। एग्जाम्पल अच्छे से याद रखो। एग्जाम्पल इज रैमनोज, example is rhamnose. Rhamnose is a carbohydrate having formula C6H12O5। क्या फॉर्मूला है रैमनोज का? C6H12O5। अभी मुझे बताओ रैमनोज का ये फॉर्मूला है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट ऑफ कार्बन की इसमें हो ही नहीं सकता है, प्रॉब्लम है। बट रैमनोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, बट उसका फॉर्मूला इसको डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एक एसिटिक एसिड को भी याद रखना है और एक आपको याद रखना है रैमनोज को, कि एसिटिक एसिड satisfy the formula but not carbohydrate, rhamnose is a carbohydrate but don't satisfy the formula। क्लियर? चलो ये तो बेसिक था, यही से शुरुआत होती है हमारी मॉडर्न डेफिनेशन की। तो व्हाट आर द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? लिख लिया सबने? चलो हमें अभी देखनी है मॉडर्न डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को तो बस बनाया गया था ऐसे ही, बट अभी जो डेफिनेशन आई बाय एक्सपेरिमेंट से, बाय अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, दैट इज अ मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन, तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज क्या रहेगी? मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या रहेगी? और जो बोर्ड्स के एग्जाम में पूछी जाती है डिफाइन करके, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। तो हमें मॉडर्न डेफिनेशन लिखनी है। कार्बोहाइड्रेट आर, क्या डेफिनेशन रहेगी? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, यू नो वेरी वेल, ऑप्टिकली एक्टिव हमने पढ़ा है, ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxyaldehyde, poly means many, polyhydroxyaldehyde
aldehyde और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन, और any such compound which produce these on hydrolysis. Listen, कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव. कैसा होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए. What is meant by optically active? When a PPL, what is a PPL? Plane polarized light. When PPL is passed through, it rotate clockwise or anti-clockwise. अगर मैं PPL को कोई सॉल्यूशन से पास कर रही हूँ, अगर वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मतलब कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है. हम हैलोजन, हैलोअरेन, अल्कीस और हैलोअनेस में पढ़े. उसमें क्या होना चाहिए? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होने चाहिए. कैसा होना चाहिए? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड. What is meant by polyhydroxy compound? Means many OH ग्रुप होने चाहिए. बहुत सारे OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट होने चाहिए. और उसमें एक तो अल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए, या तो उसमें कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए. ऐसा कौन से कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट बताओ, जिसको मैं कहूं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए. ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग सबको पता है कि पीपीएल राइट रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव, containing many OH group in there and containing at least one aldehyde group or ketonic group. This compound is called as carbohydrate. अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट करें. तो कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी aldehyde or ketone or any such a compound produced this on hydrolysis is called as a carbohydrate, and this is a proper definition, the modern definition of carbohydrate. By carbohydrate modern definition. चलो लिख लो जल्दी से. अभी कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक एग्जाम्पल है हम वो ले रहे हैं डी ग्लूकोज. कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? डी ग्लूकोज. सबने ग्लूकॉन डी खाया है, पिया है, जो भी, उसमें डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, एनर्जी देता है ना. ग्लूकॉन डी क्या देता है? एनर्जी देता है. तो वही उसमें कार्बोहाइड्रेट है. चलो मैं रफ कर रही हूँ, डेफिनेशन सबको समझ में आ गई होगी. वन बाय वन. अभी देखो यहाँ पे, अभी हम बात कर रहे हैं प्लस डी ग्लूकोज की. किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट का. अभी देखो वन बाय वन मैं सब बताऊंगी, अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना. क्या लिखा है मैंने? प्लस डी ग्लूकोज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस साइन? ये प्लस साइन क्यों है? अभी यहाँ पे जो प्लस साइन है, अगर पीपीएल, व्हाट इज द पीपीएल? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अगर पीपीएल क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर पीपीएल क्लॉकवाइज जाएगा तो उसको हम पॉजिटिव में लेते हैं. अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो उसको हम किस में लिखेंगे? निगेटिव में लिखेंगे. और यहाँ पे ये डी क्या है? ये डी क्या है? यहाँ पे ये वाला डी, ये डी और एल नेमिंग होता है. ये क्या होता है? डी और एल नेमिंग होता है. ये भी मैं आगे बताती हूँ आपको कि कैसा नेमिंग किया है. पॉजिटिव क्या रहेगा? अगर पीपीएल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो पॉजिटिव लेना है. और यहाँ पे डी क्या है? डी और एल नेमिंग होता है. एक तो डी होगा या तो एल होगा. अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, एक मैंने लिखा हुआ इस तरह से. एक है यहाँ पे CHO, मतलब C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4
5 और लास्ट में है अल्कोहल CH2OH दिखाई दे रहा है। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, OH, OH और यहाँ पे OH। यहाँ पे लिखोगे H, बाकी जगह पे H पुट कर दो। दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन। यस नितिन, मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, रुक जाओ। सिंपल D और L नेमिंग लिखो, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल के साथ। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज डी ग्लूकोज। ये क्या है? डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अभी मैं इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करी, इसकी मिरर इमेज देखो, OH, यहाँ पे H हो जाएगा, ये तो एज इट इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, अल्डिहाइड ग्रुप है, आप डायरेक्टली CHO ग्रुप भी लिख सकते हो। यहाँ पे H, ये हो गया OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये हो गया OH, यहाँ पे H, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या रहेगा? अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर निकाला है, ये होता है L ग्लूकोज। दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन है? फिशर प्रोजेक्शन। अभी देखो इसको लिखना कैसे, और इसको बाय हार्ट करना है हमें, कैसे लिखना है ध्यान दो। पहले आप लोग कितने ग्लूकोज, जब भी आप ग्लूकोज बोलोगे तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ग्लूकोज में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं सबको? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन निकाल लो, 1 2 3 4 5 और 6। पहला जो कार्बन है उसको अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, पहला जो कार्बन है उसको अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, और लास्ट कार्बन को अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है। ये तो समझ में आया? फर्स्ट को अल्डिहाइडिक, लास्ट को अल्कोहल ग्रुप अटैच है। फिर इसको राइट साइड में OH निकालना है, राइट हैंड साइड में। फिर सेकेंड कार्बन को, सेकेंड नहीं थर्ड कार्बन को, ऊपर से थर्ड को लेफ्ट साइड में OH ग्रुप याद रखो। फिर बाकी सब OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, और बाकी की रिमेनिंग वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड करना है? हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये वाले जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ ऊपर से जो थर्ड कार्बन है, ऊपर से जो थर्ड कार्बन है उसको लेफ्ट में OH चाहिए, बाकी सबको राइट में ही OH चाहिए। फर्स्ट कार्बन अल्डिहाइडिक ग्रुप है, लास्ट कार्बन अल्कोहलिक ग्रुप है। अभी देखो मैंने क्या कहा था? डी क्यू लिखा हुआ है, डी क्यू लिखा हुआ है, ध्यान दो। अगर नीचे से सेकेंड कार्बन एटम, मैंने कहा नीचे से सेकेंड वाला ये कार्बन एटम, ये वाला, अगर इस कार्बन में राइट साइड में OH होगा, नीचे से सेकेंड कार्बन पे राइट हैंड साइड पे अगर OH ग्रुप होता है तो उसको हम डी कहेंगे। क्या बात समझ में आई? डी एंड एल नेमिंग वाली। नीचे से सेकेंड कार्बन पे अगर राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप होता है तो वो डी होता है, और उसका जो मिरर इमेज रहेगा, इसका जो मिरर इमेज रहेगा वो क्या रहेगा? एल ग्लूकोज। मतलब नीचे से जो सेकेंड कार्बन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर OH ग्रुप है तो उसको कौन सा ग्लूकोज कहोगे? एल ग्लूकोज कहोगे। अभी मुझे बताओ, ये वाला जो कार्बन है वो भी असिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये भी असिमेट्रिक कार्बन एटम है, और ए भी ये असिमेट्रिक कार्बन एटम है। मतलब इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है? 4 असिमेट्रिक या 4 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। कितने हैं कायरल कार्बन एटम? क्या कायरल कार्बन एटम पता है क्या होता है? कायरल कार्बन एटम, एक कार्बन को डिफरेंट ग्रुप अटैच है, अगर एक कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज अ कायरल कार्बन एटम। देखो ये वाला कार्बन, एक अल्डिहाइडिक है, एक हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप अटैच है, दूसरा कार्बन अटैच है। तो वैसे ये चारों के चारों कार्बन कैसे है? कायरल कार्बन एटम है। यस,
क्लियर हुआ? डी क्यू कहा है, समझ में आया है? नीचे से सेकेंड कार्बन पे अगर राइट हैंड साइड में OH है तो दैट इज अ डी, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो एल फॉर्म। ग्लूकोज स्ट्रक्चर समझ में आया? 3 OH ग्रुप राइट हैंड साइड में चाहिए, लिख के अपने आप खुद लिख के देखो। 3 OH ग्रुप कौन से साइड में चाहिए? राइट हैंड साइड में। और एक OH ग्रुप कहां पे चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में। देखो ग्लूकोज में क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। पॉलीहाइड्रोक्सी है मतलब मेनी OH ग्रुप है। और कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? अल्डिहाइड ग्रुप है। अगर मैं फ्रुक्टोज निकालती तो उसमें कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट होता। क्लियर? किसी को डाउट है? फॉर्मूला लिखना नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? हर एक बेस आपको हर एक पॉइंट क्लियर करना है, मतलब जब भी एग्जाम आए आप एक बार पढ़ लो तो सब क्लियर हो जाए। चलो आगे बढ़ो। Chiral carbon atom, one carbon attached to 4 different atom or group of atom, that is called as a chiral carbon. आगे बढ़ते हैं, रफ करिए। अभी हमने किसके बारे में डिस्कस किया? प्लस डी ग्लूकोज। प्लस कहां से आया, डी कहां से आया, सब बातें क्लियर हुई है। प्लस कहां से है, डी कहां से आया है और ग्लूकोज का है। अभी जो प्लस डी ग्लूकोज है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। क्या है? इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये एक कार्बोहाइड्रेट है, हम जानते हैं, चलो तब भी लिख लिया। सेकेंड पॉइंट, प्लेस प्रोमिनेंट रोल, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये करता है बायोकेमिस्ट्री में। प्लेस प्रोमिनेंट रोल इन बायोकेमिस्ट्री। prominent role in biochemistry. Next, most abundant substance in biomolecules. मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा जो यूजफुल है, दैट इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस। ओमनी प्रेजेंट फ्यूल, ओमनी प्रेजेंट मीन्स इंस्टेंट एनर्जी जो देता है। ओमनी प्रेजेंट फ्यूल इन बायोलॉजी, ओमनी प्रेजेंट फ्यूल इन बायोलॉजी, जो इंस्टेंट एनर्जी देगा। आजकल आती है ना ग्लूकॉन डी की टैबलेट्स आती है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो ग्लूकॉन डी जो ओमनी प्रेजेंट फ्यूल इन बायोलॉजी, सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज ओमनी प्रेजेंट। क्या क्या हुआ? इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, यस, प्लेस प्रोमिनेंट रोल इन बायोकेमिस्ट्री, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है इन बायोमोलिक्यूल्स में, और ओमनी प्रेजेंट फ्यूल है इन बायोलॉजी में। क्लियर? चलो नेक्स्ट ले लो, सोर्स, give the next heading, source and storage of plus D glucose।
इसका सोर्स क्या रहेगा, उसको स्टोर कैसे करोगे। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है इंस्टेंट सोर्स, इंस्टेंट एनर्जी देता है ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट मीन्स इंस्टेंट एनर्जी देगा। सोर्स एंड स्टोरेज ऑफ प्लस डी ग्लूकोज इन बायोपॉलीमर। जो पॉलीमर होते हैं, आप लोगों ने पॉलीमर का नाम सुना होगा, लेकिन कुछ बायोपॉलीमर में होते हैं जो लॉन्ग चेन पॉलीमर हम कहते हैं, दैट इज अ बायोपॉलीमर। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो जैसे अल्फा डी ग्लूकोज, इसका सोर्स क्या रहेगा, इसकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। अल्फा नहीं, प्लस डी ग्लूकोज की बात कर रही हूँ। हर एक छोटा छोटा पॉइंट में लिख के दे रही हूँ, आपके बुक में जो है मैं शॉर्टकट में कर रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं बोलूं डी, डी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्यों डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि राइट हैंड साइड में है। डेक्स्ट्रो मतलब राइट हैंड साइड में, लियो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और देखो ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, उसमें OSC लगा रहता है। क्या लगा है बेटा, OSC लगा है। और OSC का मतलब होता है शुगर, सैकराइड्स भी बोलते हैं इसको, हम इसको सैकराइड्स भी कहते हैं। तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो गया, शुगर हो गया यहाँ पे। अभी इसका सोर्स क्या है, पहले हम बात करेंगे सोर्स की। इसका सोर्स कहा कि ग्लूकोज मिलता कहां से, सबको पता है ग्लूकोज कहां से मिलेगा। ग्लूकोज मिलता है बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस हम कर रहे हैं, बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट लीफ, इन प्लांट लीफ, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट लीफ। अभी इसमें क्या क्या होता है, CO2 यूज होता है, वाटर यूज होता है, और क्या होता है, प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल कंडीशन भी होती है, यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल कंडीशन होती है। एक्सटर्नल कंडीशन कौन कौन सी होगी, क्या सिर्फ CO2 और H2O से ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, नहीं। एक्सटर्नल कंडीशन मतलब एक कंडीशन है सनलाइट, पहली जो कंडीशन है दैट इज सनलाइट, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यस। एंड सेकेंड कंडीशन इज क्लोरोफिल। सेकेंड कंडीशन कौन सी है, क्लोरोफिल। सेकेंड कंडीशन रहेगी क्लोरोफिल। तो व्हाट इज मीन बाय क्लोरोफिल, एक स्टार करके लिख लेना यहाँ पे। क्लोरोफिल इज अ, क्या होता है, जो ग्रीनिश पार्ट आता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स ऑफ, इसका कॉम्प्लेक्स होता है, बायो वालों को पता होगा, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। नोट कर लो ये, क्योंकि ये सिंपल पूछा जाता है। क्लोरोफिल इज अ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, मींस इन क्लोरोफिल which metal is present, magnesium metal is present. The source of glucose is photosynthesis. By using photosynthesis we can plant prepared food for living things, हमारे लिए बोलो या एनिमल्स के लिए, जो भी है। किसकी कंडीशन में होता है, CO2 होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ये आप लोग जानते हो। सनलाइट है, क्लोरोफिल है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है बेटा, क्लोरोफिल इज अ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स होता है, किसका, मैग्नीशियम का। किसका होता है, मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि which metal is present in a chlorophyll. So which metal is present in a chlorophyll? That is a magnesium. Which metal? That is a magnesium. चलो अभी हम देखते हैं हमारा सोर्स। अभी हमें बात करनी है स्टोरेज की। रफ कर दूं, रफ कर। Yes, very good, Joy. स्टोरेज, सोर्स तो हमें पता चल गया। अभी व्हाट अबाउट स्टोरेज, इसका स्टोरेज क्या रहेगा। अभी हम बात कर रहे हैं डी ग्लूकोज की। किसकी बात कर रही है, डी ग्लूकोज। डी का मतलब सबको समझ में आ गया,
अभी इसका जो स्टोरेज है पहला तो होगा यहाँ पे, दैट इज द फर्स्ट स्टोरेज, दैट इज अ स्टार्च। फर्स्ट स्टोरेज कौन सा है? स्टार्च। ठीक है। सेकेंड जो होता है दैट इज द ग्लाइकोजन। ये क्या होगा? ग्लाइकोजन। और नेक्स्ट होता है सेलुलोज। किस किस में स्टोर होता है? स्टार्च में, ग्लाइकोजन में, और किस में होगा? सेलुलोज में। जैसे डी ग्लूकोज से स्टार्च होता है, डी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में होता है, सेलुलोज में होता है, वैसे ही स्टार्च फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, सेलुलोज फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब डी ग्लूकोज इज इंटर कन्वर्टिबल टू स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। अभी जो स्टार्च होता है, यहाँ पे जो स्टार्च है, स्टार्च कहाँ पे पाया जाता है? सबको पता है, in plant seeds as a fluid, in plant seeds as food। स्टार्च कहाँ पे पाया जाता है? in plant seeds as a food। उसके बाद जो ग्लाइकोजन होता है, देखो ये ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को ही एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। एनिमल स्टार्च इज नथिंग बट ग्लाइकोजन। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वाया ब्लड स्ट्रीम, ये कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड स्ट्रीम। कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? वाया ब्लड स्ट्रीम। और ये कहां पे स्टोर होता है? स्टोर इन लीवर। इतनी नॉलेज तो शायद 10th में ही आ गई होगी, इतनी शायद नॉलेज तो 10th में ही होती है ना आप लोगों को। डी ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। स्टार्च कहां पे होता है? इन प्लांट सीड्स एज अ फ्यूड। ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड स्ट्रीम एंड स्टोर इन अ लीवर। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज सबने देखा है, फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। क्या होता है? फ्रेम वर्क ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ, फ्रेमवर्क फॉर फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स का ऊपर का कवरिंग होता है, जो प्लांट्स है, प्लांट्स का जो ऊपर का कवरिंग होता है ब्राउन कलर का, दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे बना रहता है? सेलुलोज से बना रहता है। वो सबने देखा है सेलुलोज। प्लांट का जो ऊपर का कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज अ सेलुलोज। एंड यस अभय, बार्क ना, वो बाहर का उसको क्या कहते हैं? मुझे वर्ड्स नहीं पता, वो एकदम से ऊपर वाला जो होता है थोड़ा सा, दिस इज कॉल्ड एज सेलुलोज। चलो, डेड सेल भी होता है ना? हाँ उसमें भी होता है। चलो इसके यूजेस देखते हैं। क्लियर हुआ ये स्टोरेज कहाँ कहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं? चलो रख कर दो, कर दिया। नेक्स्ट डालो, यूजेस ऑफ बायोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। यूजेस ऑफ बायोपॉलीमर of glucose. Biopolymer of glucose. First is glycogen. First कौन सा आपका? ग्लाइकोजन। तो लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, क्या होता है इसका यूज? लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज इन लीवर, और किसमें होगा? एंड मसल्स आल्सो, एंड मसल्स। ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टार्च की, किसकी बात कर रही हूं? स्टार्च की। तो स्टार्च कहां पे मिलता है? इसका यूज क्या है? एज अ फूड। आप लोग खाते रहते हो, पोटैटोज है, पोटैटोज में होता है,
ब्रेड में होता है, राइस में प्रेजेंट होता है एज अ स्टार्च, सबसे ज्यादा राइस और पोटैटोज में होता है, ठीक है। उसके बाद सेलुलोज, क्या यूज है सेलुलोज का? सेलुलोज इज अ फ्रेमवर्क। तो सेलुलोज के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है। अगर मैं पहला यूज देखूं सेलुलोज का यहाँ पे, तो पेपर बनाने के लिए भी यूज होता है। जो नोट भी बनते हैं ना, जो नोट्स बनते हैं, हमारी करेंसी है, जो मनी है, वो भी सेलुलोज से ही फॉर्म होता है, पेपर बनाने के लिए। सेलुलोज क्या होता है? वुड होता है। तो वुड का यूज क्या है? घर बनाने के लिए, फॉर शेल्टर। सेलुलोज यूज होता है कॉटन वाला, ठीक है, कॉटन होगा यहाँ पे। सेलुलोज एसीटेट भी होता है, वो किसके लिए काम में आता है? क्लॉथिंग के काम में आता है। दैट इज द यूजेस ऑफ बायोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। राइट डाउन, uses of biopolymer of glucose. क्लियर? यहां तक किसी को इंट्रोडक्शनरी पार्ट में किसी को डाउट है? ये सब 10th में हो चुका है, आई नो, बट ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है आप लोगों का। एक बार चेक कर लो क्या क्या लिखा है। चलो आगे बढ़े। डन? संकेत, प्रीति, डन? आदर्श, अभिजीत, साक्षी, क्लियर हो रहा है ना? साक्षी, आपका बायो नहीं है क्या? अच्छा, साक्षी बायो नहीं पसंद है। बायो गायत्री को पसंद है, अथर्व को पसंद है बायो, और किस किस को? शायद बायो वाले मैम शायद 5 ही बच्चे हैं। 5 ही लोग हैं बायो वाले। चलो, आज बायो वालों को अच्छा लग रहा होगा, बोल रहे होंगे यार हमारा ही टॉपिक आ गया बायो का। प्रतीक्षा भी है, अच्छा लग रहा है ये देख के, नहीं है ना फिजिकल चल रहा है, खुश होंगे आज। अच्छा, नेहा आपका भी है बायो? अरे अथर्व भी है ना, कहाँ है सारे घर है, अथर्व भी तो है इसमें। अंजलि भी है, अंजलि हो गया, नेहा हो गई, प्रतीक्षा हो गई। अच्छा, आदेश बायो पसंद है लेकिन लिया नहीं है। मुझे तो बायो बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो, नींद आती है। नेक्स्ट डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द नेक्स्ट हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमें कार्बोहाइड्रेट को क्या करना है? क्लासिफाई करना। इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स के लिए, ठीक है, बिकॉज डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग करके दे रही हूं मैं। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहला क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, which functional group is present and which functional group is not present. तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप
कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू, हमने डेफिनेशन में देख लिया क्या था डेफिनेशन में, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। डेफिनेशन क्या थी, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होगा या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। मींस ऑन द बेसिस ऑफ functional group, carbohydrate are classified into two categories. One is polyhydroxyaldehyde, another is polyhydroxy ketone. अगर मुझे इसका एग्जाम्पल लिखना है तो इसका एग्जाम्पल होगा ग्लूकोज। एक का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज में अल्डिहाइडी ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है कीटोन, बिकॉज इन कीटोन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, सॉरी कीटोन में फ्रुक्टोज, ये होता है फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, कीटो ग्रुप। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, carbohydrates are classified into polyhydroxyaldehyde and polyhydroxy ketone. Polyhydroxyaldehydes means carbohydrate contain aldehyde group. Example is glucose. Polyhydroxy ketones means carbohydrate contain ketonic group, and example is fructose. Glucose and fructose both have same molecular formula, that is C6H12O6, but one is containing aldehyde group and another one containing ketonic group. That is a main differentiation is there. Clear? Chalo. Next classification. On the basis of reducing nature. Second, on the basis of reducing nature. On the basis of, ओके निधि लिख लो लिख लो, डन नितिन। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, अभी रिड्यूसिंग नेचर आपको पता है, हमने अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर अभी तक किया नहीं है, उसमें हम फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट पढ़ने वाले हैं, उसमें हम फेलिंग सॉल्यूशन और रिड्यूसिंग, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगी रिड्यूसिंग नेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक शुगर कौन सा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वन शुगर इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर and another sugar is called as reducing sugar। मतलब देखो, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन, 1 मिनट, रिड्यूसिंग शुगर, ध्यान दो मैं क्या बता रही हूँ, इतना ध्यान दो क्योंकि ये कंसेप्ट हमारा अल्डिहाइड कीटोन का हुआ नहीं है। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन और एक होता है टोलेंस रिएजेंट। अल्डिहाइड फेलिंग के साथ और टोलेंस के साथ रिएक्शन देता है, मतलब रिड्यूस होता है। तो अगर फेलिंग के साथ और टोलेंस के साथ रिड्यूस हो रहा है, दिस शुगर इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग शुगर। अगर फेलिंग के साथ या टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, वन शुगर इज रिड्यूसिंग शुगर एंड अनदर शुगर इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा गया है, और स्पेशली नीट के एग्जाम में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज रिड्यूसिंग शुगर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अभी तो याद रखो, अभी के लिए आपको याद रखना है कि इसका जो एग्जाम्पल है सुक्रोज, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। व्हाई, ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और रिड्यूसिंग शुगर में देखो क्या है,
पहला जो होता है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद है ग्लूकोज, देन ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, और उसके साथ आपको याद रखना है कि ऑल मोनोसैक्राइड। व्हाट इज मीन बाय मोनोसैक्राइड? कि जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जिसमें एक ही शुगर यूनिट है। मोनो मीन्स वन, सैक्राइड मीन्स शुगर, जिसमें एक ही शुगर यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोसैक्राइड। एंड ऑल मोनोसैक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर। देखो रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल याद रखो, कौन कौन से एग्जाम्पल? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज तो है ही, बट माल्टोज एंड लैक्टोज भी है। Maltose and lactose are called as a disaccharide. Why this is a disaccharide? ये भी मैं आगे बताती हूँ आपको। और all monosaccharide, mono means one, saccharide means sugar, जिसमें एक ही शुगर का यूनिट होगा उसको हम मोनोसैक्राइड कहेंगे। और सबके सब मोनोसैक्राइड कैसे होता है? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। कैसे होंगे? रिड्यूसिंग शुगर। यहां तक क्लियर है? किसी को नहीं समझ में ऐसा कुछ है? सैक्राइड जो होता है ना बेटा, सैक्राइड, सैक्राइड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड। कहां से आया? सैक्रम। और सैक्रम का मीनिंग होता है शुगर। सैक्रम का जो मीनिंग होता है वो होता है शुगर। चलो क्लियर हुआ है यहां तक? किसी को डाउट नहीं है? देखो जितना मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रही हूँ उस पे हर इस पे ध्यान देना है कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े थ्योरी पार्ट पे। चलो नेक्स्ट ले लो। थर्ड, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल सुक्रोज लिखो, उसके बाद मैं फिर से एक एक एग्जांपल देती जाऊंगी। अभी तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल सुक्रोज है, वही याद रखो। ओके जोय, ठीक है। चलो नेक्स्ट है थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। थर्ड इज on the basis of sweetness. So on the basis of sweetness, carbohydrates are classified into sugar and non-sugar. अभी कैसे पहचानेंगे? देखो आप लोगों ने ग्लूकोज देखा है, ग्लूकॉन डी, ठीक है, वो कैसा होता है? मीठा होता है। टेस्ट कैसी होती है? स्वीट टेस्ट होती है। लेकिन सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट नहीं होते हैं। सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट स्वीट नहीं होती है। कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट टेस्टलेस भी होते हैं। ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये इनकी टेस्ट कैसी है? स्वीट टेस्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। तो वन इज शुगर, अनदर इज अ नॉन शुगर। तो शुगर जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी और नॉन शुगर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? तो जो शुगर होता है दे आर क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन आप लोगों ने केन शुगर मतलब सुक्रोज देखा है। सुक्रोज कैसा होता है? क्रिस्टलाइन है। तो दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर क्रिस्टलाइन। स्वीट टू टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट टू टेस्ट, बिल्कुल अच्छा टेस्ट होता है, सबको ही पता है यहाँ पे। एंड सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में कैसे होते हैं ये? सोल्यूबल होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखोगे तो मोनोसैक्राइड, मोनोसैक्राइड एंड ऑलिगोसैक्राइड, मोनोसैक्राइड एंड ऑलिगोसैक्राइड्स आर शुगर। अभी ऑलिगो क्या होता है मैं आगे बताती हूँ, मोनो तो बता दिया मैंने। तो यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वीट टेस्ट होता है इनका, सोल्यूबल होते हैं वाटर में,
और जितने भी मोनोसैक्राइड है, डाइसैक्राइड है, वो कैसे रहेंगे? यहाँ पे शुगर रहेंगे। यहाँ पे अगर नॉन शुगर की बात करूं तो दे आर अमोर्फस। इसके क्रिस्टलाइन के अपोजिट क्या होगा कि दे आर अमोर्फस, बिल्कुल अमोर्फस पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे टेस्टलेस होंगे, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होती है उनकी, टेस्टलेस। एंड इनसोल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल भी नहीं होते, इनसोल्युबल इन वाटर, इनसोल्युबल इन वाटर। एंड पॉलीसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड का एग्जांपल जानते हो, जो स्टार्च वगैरह है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैक्राइड्स। तो पॉलीसैक्राइड्स आर नॉन शुगर। स्टार्च आप लोग को पता है, सॉल्ट पे स्टार्च में कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होता है वो, तो दैट इज अ नॉन शुगर। वो कैसा रहेगा? नॉन शुगर है। यहां तक क्लियर? फोर्थ, थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। किसके बेसिस पे हम कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। चलो नेक्स्ट डालो। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, फोर्थ वन रफ कर दो, लिख लिया है सबने? नेक्स्ट, on the basis of number of carbon atom, number of carbon atom. So on the basis of number of carbon atom, carbohydrate are classified into, if carbon atom is 3, देखो ध्यान दो, if कार्बन एटम कितने हैं? 3 है, तो if कार्बन एटम 3, that is called as triose, इसको क्या कहोगे? ट्रायोस। if कार्बन एटम 4, that is tetrose, इसको हम क्या कहेंगे? टेट्रोस। if कार्बन एटम 5, that is called as pentose, इसको हम बोलेंगे पेंटोस। अगर 6 है, that is called as hexose, and so on. If carbon atom is 3, that is a triose. अगर 4 है तो tetrose, 5 pentose and 6 is hexose. अभी इसमें देखो अल्डिहाइड ग्रुप होगा, अगर अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो इसको हम बोलते हैं अल्डोज। अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्डोज कहेंगे। अगर इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज कीटोज, इसको क्या कहूंगी मैं? कीटोज। यहाँ पे लिखो, सो इफ अ कार्बोहाइड्रेट, कोई भी मैं कार्बोहाइड्रेट ले रही हूं, सो इफ अ कार्बोहाइड्रेट हैज 4 कार्बन, हैज 4 कार्बन, कितने कार्बन है कार्बोहाइड्रेट के पास? कंसीडर करो कि 4 कार्बन है एंड CHO ग्रुप प्रेजेंट है, देन इट इज, क्या कहोगे? मुझे बता सकते हो कोई? यस, बायो वाले ट्राई कर सकते हो, मैं बायो वाले के पीछे नहीं लग रही हूँ, बट ट्राई कर सकते हो। नहीं तो बोलोगे मैम हमने बायो ले लिया, आप हमारे पीछे लग गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। If a carbohydrate has 4 कार्बन आइटम, कितने कार्बन है? 4, और उसमें कौन सा ग्रुप अटैच है? CHO ग्रुप अटैच है, तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? एनीवन? ओके नितिन, ओके आलोक, देखो गलती कर रहे हो जोल। अभी मुझे बताओ, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन नहीं है क्या? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन नहीं है, वो भी तो कार्बन हमें काउंट करना पड़ेगा, वो भी कार्बन हमें काउंट करना पड़ेगा। मतलब इसका नाम क्या आएगा? नेम इज अल्डो, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप है। और टोटल कार्बन कितने हो रहे? 4 कार्बन इसके, 1 कार्बन इसका, तो ये हो जाएगा पेंटोज। देखो इसको इंपॉर्टेंट कर दो, क्योंकि गलती वही करोगे। आपने सोचा सही है, बट ऐसा नहीं होता है।
यहाँ पे जो कार्बन है इसको भी कंसीडर करना है। अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए अल्डो कहेंगे। टोटल कार्बन 5 हो रहे हैं इसलिए इसको क्या कहेंगे, पेंटोस। चलो और एक एग्जांपल देती। और if a carbohydrate has 5 carbon and C double bond O group, then it is, चलो इसका नाम बता सकते हो, बोलो। then it is, good Joel, very good नितिन। साहिल, अल्डो कहां से आया भाई? मैंने बोला है ये ग्रुप प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है। गुड सूरज, तब भी तू गलती कर रहा है तो भाई ये कीटो होगा ना। फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? कीटो। ठीक है, टोटल कार्बन देखो 5 ये हो गया, एक कीटोन का हो गया तो कीटो हेक्सोस। क्लियर? समझ में आया? भूलना नहीं है नॉमेनक्लेचर। चलो लिख लो, पहले जल्दी से लिखो, फिर नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देखते हैं। डन? आगे बढ़ू? यस आदित्य डन, संकेत डन, मेघा, चलो गुड आदेश। नेक्स्ट है जो भी नंबर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, और मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड्स के इसमें यही पूछा जाता है। नंबर शायद 5th होगा ना। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, नंबर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के बाद कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? After hydrolysis, how many products are formed, and on this basis it classified. किसके बेसिस पे है? Product of hydrolysis. Product of hydrolysis. तो पहला जो होता है that is called as monosaccharide. सबके मैं एग्जांपल देती हूँ one by one. पहला जो होगा मोनोसैकराइड, मोनो मीन्स 1, सैकराइड मीन्स शुगर। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ओलिगोसैकराइड। सेकेंड वन क्या होता है? ओलिगोसैकराइड। और आफ्टर ओलिगोसैकराइड दैट इज पॉलीसैकराइड। ये क्या होगा? पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड किस किस में क्लासिफाई किया है मैंने? मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। अभी यहाँ पे जो पहला मोनोसैकराइड है, मोनो मीन्स 1, सैकराइड मीन्स शुगर, तो मोनोसैकराइड डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। मोनोसैकराइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है क्योंकि उसमें एक ही शुगर यूनिट है। अगर एक ही शुगर यूनिट है तो उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल क्या होगा? ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फ्रुक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज का भी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। उसके बाद हो गया राइबोज, राइबोज का भी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते।
So all these are called as monosaccharide. All these are called as monosaccharide. ये सबसे important है. Monosaccharide do not undergo further hydrolysis. इनका hydrolysis possible नहीं है. ध्यान दो. Second जो है oligosaccharide. Oligosaccharide on hydrolysis. अगर मैं oligosaccharide का hydrolysis करती हूँ, तो on hydrolysis gives 2 to 10 units of monosaccharide. मतलब अगर आप oligosaccharides का हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो कितने मॉलिक्यूल्स दे रहा है? 2 to 10 मॉलिक्यूल्स या 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड दे रहा है. एग्जांपल देखो, इसको मैं वन बाय वन समझाती हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो. सुक्रोज हो गया, सेकेंड एग्जांपल हो गया माल्टोज, इसको डिस्कस करेंगे अभी. पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, polysaccharide on hydrolysis gives more than 10 unit. Give more than 10 units. ये 10 से ज्यादा यूनिट देता है हाइड्रोलिसिस करने के बाद. एग्जाम्पल जो हमने पढ़े हैं, स्टार्च हो गया, उसके बाद ग्लाइकोजन हो गया, उसके बाद सेलुलोज हो गया. ये सब कितने यूनिट्स दे रहे हैं? मोर देन 10 यूनिट्स दे रहे हैं. फिर से ध्यान दो, क्या कर रहे हैं हम? ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. किसके बेसिस पे कर रहे हैं? नंबर ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमें कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन चल रहा है. तो पहला है मोनोसैकेराइड. मोनो मींस वन. तो मोनोसैकेराइड डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस. इतना छोटा पहले ही स्मॉलर है और हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा. तो ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, एक रामनोज हो गया. ऑल दीज आर मोनोसैकेराइड. व्हाट इज मीन बाय ओलिगोसैकेराइड? ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसैकेराइड गिव्स 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड. मतलब आप अगर सुक्रोज ले रहे हो, माल्टोज है, लैक्टोज है, उसका हाइड्रोलिसिस करोगे. व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस मींस रिएक्शन विद वाटर. तो उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये कितना देता है? 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड फॉर्म करेगा. पॉलीसैकेराइड, पॉली मींस मेनी, नाम ही सजेस्ट कर रहा है मेनी. तो पॉलीसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड. Starch, glycogen, cellulose, all these are example of polysaccharide. चलो नोट करो. उसके बाद वन बाय वन हम देखते हैं जो ऑलिगोसैकेराइड होता है वो फर्दर डिवाइड कैसे होता है. चलो लिख लिया एग्जाम्पल. स्टार्च हो गया, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, गम्स है, एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज अ पॉलीसैकेराइड. चलो मैं ओलिगोसैकेराइड नहीं बता, इसका बता दी. ओलिगोसैकेराइड रफ कर दूं, हो गया है, डन. यस, चलो मैं बात कर रही हूं अभी ओलिगोसैकेराइड की. ओलिगोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड. कैसे देंगे? देखो इसके कुछ फॉर्मूले भी याद है. ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड गिव्स 2 to 10 molecules of monosaccharide. तो oligosacharide first classified into disaccharides. अभी डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद रखना, C12H22O11. डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11. पहला जो डाइसैकेराइड है वो है सुक्रोज. Why sucrose is called as a disaccharide?
बिकॉज सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर मैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करूं तो यहां पर मुझे एक मिलेगा ग्लूकोज दैट इज अ मोनोसैकेराइड और दूसरा मिलता है फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड. तो sucrose on hydrolysis it gives two monosaccharide units. That's why this is called as a disaccharide. फॉर्मूला क्या है? C12H22O11. धीरे धीरे कम होते जाते हैं लोग. 1.5 आवर की क्लास भी आप लोग को ज्यादा लगने लगती है. चल, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ माल्टोज का, अगर मैं माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करूं तो यहां पे मुझे मिलता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. ये अच्छे से याद रखो, इसको और ज्यादा पढ़ना है हमें. क्या दे रहा है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दे रहा है. अगर मैं एग्जाम्पल ले रही हूं लैक्टोज का, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज are called as disaccharide. This is also oligosaccharide. ये ओलिगोसैकेराइड भी है और डाइसैकेराइड भी है. तो ये क्या देगा? एक ग्लूकोज देता है, एक देगा ग्लूकोज और दूसरा देता है गैलैक्टोज. एक देता है ग्लूकोज और दूसरा क्या देगा? गैलैक्टोज. चलो, क्लियर हुआ डाइसैकेराइड? शिट 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 शिट, रुक जाओ थोड़ा सा, लाइट चली गई है. अगर लाइट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साहिल बोलेगा. मैम थर्ड वाले में ग्लूकोज की बात क्या है? गैलैक्टोज. साहिल को लगेगा यार अच्छा हो जाता, ये लाइट चली जाती है शाम को, है ना साहिल? खुश हो जाते हो. एक्चुअली यहाँ पे बारिश चल रही है. अच्छा साहिल, उसमें भी जल्दी नहीं गई है ना लाइट? उसमें भी लाइट जल्दी नहीं गई है. आप लोग का फ्राइडे को पेपर है, पता है ना, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर. और आप लोगों की कंप्लेंट है कि आप लोग सब्जेक्टिव पेपर देते नहीं हो, भाग जाते हो. मतलब सब्जेक्टिव देना ही पड़ेगा. फिजिक्स का पेपर कितने मार्क्स का था? 82 मार्क्स का. यस मैम. तो केमिस्ट्री 100 कर दूं? थर्टी MCQ, बाकी 70 पेपर. चलो देखना पड़ेगा मुझे, ये लाइट कब आएगी. इसका उल्टा करो ना. बारिश. चलो बारिश ही हो रही, लाइट तो नहीं है. थोड़ा सा बचा था यार, ये टॉपिक रह जाएगा मेरा. 5 मिनट का था. मैम पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था. हाँ यार, ये इम्पोर्टेंट 2 मिनट का रह जाता है, फिर उसी में मन ये हो जाता है. अभी ये हो जाता तो हमारी प्रिपरेशन कल स्टार्ट हो जाती. सिर्फ रहा है, तुम लिखो रहे, आवाज आ रही है मेरी? बट समझ में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा ये हो रहा है. बीच बीच में अटक रही है मैम. ओके, रहने दो. बारिश तो थोड़ा सा ये हो रही है, क्योंकि ट्राइसैकेराइड ही लिखना था और टेट्रासैकेराइड लिखना था, बट स्पेलिंग बहुत डिफिकल्ट है उसमें, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, रहने देते हैं. चलो मिलते हैं कल, ये थोड़ा सा ये कर लेंगे कवर और उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलो फिर गुड नाइट, बाय बाय. साहिल को देखो, साहिल को हमेशा, साहिल तेरे वजह से ही होता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है. तो भगवान को प्रार्थना करके आता होगा कि लाइट चली जाए. चलो बाय, बाय बाय एवरीवन.